हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर कंपटीशन में। दोस्तों, इस चैनल पे आपको गवर्नमेंट एग्जाम से संबंधित सभी टॉपिक कवर कराए जाते हैं। तो अगर आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल स्टडी फॉर कंपटीशन को जरूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस के हम 1000 क्वेश्चनों की सीरीज चला रहे हैं। उसका ये चौथा पार्ट है। 3 पार्ट हमने कवर कर लिया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो उनको जाकर जरूर देखें। फ्रेंड्स, तो ये चौथा पार्ट है जिसमें कि हम 76 से लेकर 100 तक के क्वेश्चनों को विद एक्स्ट्रा फैक्ट कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस सीरीज़ में से आपको ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, आरएससी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन पर आते हैं। आज का 76 नंबर का क्वेश्चन है, पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि पदार्थ की 4 अवस्था होती है। 3 अवस्था तो आप सभी ने पढ़ी होंगी। कौन कौन सी होती है दोस्तों? तो गैस, द्रव और ठोस होती है। गैस, द्रव और ठोस। तो फ्रेंड्स, ये 3 अवस्था तो आप सभी ने पढ़ी होगी। ये चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। तो इसको भी याद रखिएगा कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है, तो प्लाज्मा होती है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और एग्जाम में पूछेगा, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है, कि देश का सबसे पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ पर खुला है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि दिल्ली में सबसे पहला देश का प्लाज्मा बैंक खुला है। तो इसको भी याद रखिएगा। तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, 77 नंबर का क्वेश्चन। लोहे पर जंग लगने से उसके भार में क्या परिवर्तन आता है। तो दोस्तों, लोहे पर जंग लगने से उसका जो भार होता है, उसका वजन जो होता है, उसमें वृद्धि हो जाती है, उसका भार बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा कि लोहे में जंग लगने से उसके भार में, उसके वजन में वृद्धि हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसको लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए क्या किया जाता है। तो लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए इस पर पेंट किया जाता है, कलर चढ़ा दिया जाता है। तो उसको भी याद रखिएगा कि इसको जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो उस पर कलर चढ़ा दिया जाता है, यानी पेंट कर दिया जाता है। और एक और एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन कि लोहे पर जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, लोहे पर जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहा जाता है। याद रखिएगा, इसको गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन कि गैल्वेनीकरण कहा जाता है लोहे पर जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 78 नंबर का क्वेश्चन। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। तो दोस्तों, एक हॉर्स पावर जो होता है ये 746 वाट के बराबर होता है। तो याद रखिएगा कि एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। और वाट किसका इकाई होता है, किसका यूनिट होता है। तो फ्रेंड्स, वाट जो होता है ये शक्ति का, याद रखिएगा कि शक्ति का यूनिट होता है, शक्ति का इकाई होता है। और एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। पृथ्वी और चंद्रमा पर भार का क्या अनुपात होता है। दोस्तों, पृथ्वी और चंद्रमा पर भार का अनुपात 6:1 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, को याद रखिएगा, पृथ्वी और चंद्रमा पर भार का अनुपात 6:1 होता है। एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं कि अगर किसी वस्तु का वजन पृथ्वी पर 60 है, तो उसी वस्तु का वजन चंद्रमा पर कितना हो जाएगा। तो उसी वस्तु का वजन चंद्रमा पर 10 हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा कि पृथ्वी और चंद्रमा पर भार का वजन 6:1 में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 80 नंबर का क्वेश्चन। हॉर्स पावर मात्रक किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो दोस्तों, हॉर्स पावर मात्रक जेम्स वाट के द्वारा दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, जेम्स वाट के द्वारा दिया गया था। हॉर्स पावर मात्रक जेम्स वाट ने दिया था। और एक हॉर्स पावर में कितना वाट होता है। तो अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा 746 वाट होते हैं। और वाट किसका इकाई है, तो वाट जो होता है ये शक्ति का यूनिट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिएगा। तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन, 81 नंबर का क्वेश्चन। सामान्य वेग से चल रही वस्तु का त्वरण कितना होता है। दोस्तों, सामान्य वेग से चल रही वस्तु का त्वरण 0 होगा। क्योंकि त्वरण क्या होता है फ्रेंड्स, तो त्वरण होता है जो वेग में जो परिवर्तन होता है उसी को त्वरण कहते हैं। अगर कोई वस्तु 40 की स्पीड से चल रही है और बाद में उसकी स्पीड 60 हो जाती है, तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स, इनके बीच में 20 का डिफरेंस है। तो जो त्वरण होगा वो 20 होगा, 20 किलोमीटर त्वरण होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि समान वेग से, यानी कि 40 की स्पीड से चल रही है और दूसरी वस्तु भी 40 की स्पीड से ही चल रही है, तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस है। तो इनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो त्वरण कितना होगा, तो फ्रेंड्स, तो इसका त्वरण जो होगा वो 0 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एग्जाम्पल के रूप में आपने समझ लिया कि त्वरण होता क्या है। तो जो दो स्पीड होती है, दो वेग होते हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को त्वरण कहा जाता है। तो समान वेग से चल रही वस्तु में त्वरण कितना होगा, 0 होगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 82 नंबर का क्वेश्चन। पारा का परमाणु क्रमांक कितना होता है।
दोस्तों पारा का परमाणु क्रमांक कितना होता है फ्रेंड्स, तो ये 80 होता है, इसको याद रखिएगा। पारा का परमाणु क्रमांक 80 होता है। और पारा को पीरियोडिक टेबल में किस रूप में चिन्हित किया जाता है, तो Hg लिखा जाता है, इसको पीरियोडिक टेबल में Hg के रूप में चिन्हित किया जाता है, इसको भी याद रखिएगा। और पारा जो होता है फ्रेंड्स, ये -39 डिग्री पर जमता है, ठीक है ना, इसको भी याद रखिएगा कि ये -39 डिग्री पर जमता है और 350 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जमता कब है, तो ये -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 350 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, तो जो थर्मामीटर होता है, जो डॉक्टर बुखार यानी फीवर नापने के लिए थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, तो थर्मामीटर के अंदर पारे का ही यूज़ किया जाता है। तो पारे का ही क्यों यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि वो जल्दी जमता नहीं है और ना ही जल्दी पिघलता है, इसीलिए पारे में थर्मामीटर में पारे का यूज़ किया जाता है। और ये कब जमता है ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स कि ये -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 350 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। केरोसिन तेल में कौन सी धातु रखी जाती है। दोस्तों केरोसिन तेल जो मिट्टी का तेल होता है उसके अंदर कौन सी धातु रखी जाती है, तो सोडियम रखा जाता है उसके अंदर। क्यों रखा जाता है फ्रेंड इसको केरोसिन में, क्योंकि फ्रेंड्स ये सोडियम जो है ये ऑक्सीजन और नमी के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, इसलिए इसको ऑक्सीजन और नमी से बचाने के लिए और ऑक्सीजन और नमी से दूर रखने के लिए केरोसिन के तेल में डुबो कर रखा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। क्यों रखा जाता है, क्योंकि इसको ऑक्सीजन और नमी से दूर रखने के लिए केरोसिन के तेल में रखा जाता है, क्योंकि ये अगर ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आएगा तो ये उनके साथ रिएक्ट करता है, इसलिए इसको केरोसिन के तेल में डुबो के रखा जाता है। और एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो फ्रेंड कौन से धातु हैं जिनको चाकू से काटा जा सकता है, तो एक सोडियम होता है और एक और होता है पोटेशियम। तो दोनों याद रखिएगा, सोडियम और पोटेशियम, इन दोनों को चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। और अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 84 नंबर का क्वेश्चन। मांसपेशियों को हड्डियों से कौन जोड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हड्डियों की बात की जा रही है। मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने कौन जोड़ता है, तो टेंडन जोड़ता है, इसको याद रखिएगा। मांसपेशी को हड्डियों से टेंडन जोड़ता है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है फ्रेंड्स, तो हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, तो याद रखिएगा लिगामेंट। कौन जोड़ता है, लिगामेंट। लिगामेंट होता है जो ये हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। और मांसपेशी जो है ये मांसपेशी और हड्डी, टेंडन जो है ये मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोनों कंडीशन याद रखिएगा कि हड्डी को हड्डी से लिगामेंट जोड़ता है और मांसपेशी को हड्डी से टेंडन जोड़ता है। और फ्रेंड्स हड्डी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टोलॉजी कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा कि हड्डी के अध्ययन को ऑस्टोलॉजी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 85 नंबर का क्वेश्चन। क्विक सिल्वर किसे कहते हैं, तो क्विक सिल्वर फ्रेंड्स पारा को कहा जाता है। पारा, इसको क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। इसको किस रूप में डिनोट किया जाता है, अभी हमने पढ़ा ऊपर कि इसको Hg के रूप में डिनोट किया जाता है पीरियोडिक टेबल में। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है फ्रेंड्स, तो इसका परमाणु क्रमांक 80 होता है। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता जो होती है वो 4 होती है, इसको याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर का क्वेश्चन। कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को क्या कहा जाता है, दोस्तों कार्य करने की दर या ऊर्जा स्थानांतरण की दर को शक्ति कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसको क्या कहा जाता है, शक्ति कहा जाता है। और शक्ति का यूनिट क्या, ऐसा यूनिट क्या होता है, तो शक्ति का मात्रक जो होता है वाट होता है, ठीक है, वाट, ये शक्ति का यूनिट होता है। और कार्य का यूनिट क्या होता है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा कार्य का जो यूनिट होता है जूल होता है, इसको भी याद रखिएगा, कार्य का यूनिट जूल होता है और शक्ति का यूनिट वाट होता है। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर का क्वेश्चन। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है, तो फ्रेंड्स किसी वस्तु का द्रव्यमान का मापन जो होता है वो जड़त्व का मापन कहलाता है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा कि किसी वस्तु का द्रव्यमान का मापन उसका जड़त्व का मापन कहलाता है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो दोस्तों मानव नेत्र यानी हमारी आँख में जो आँख की रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वस्तु का प्रतिबिंब वो कैसा बनता है फ्रेंड्स, तो वो वास्तविक और उल्टा बनता है। इसको याद रखिएगा कि मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक होता है और उल्टा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और एक और क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में
कि नेत्रदान में किस चीज़ का दान किया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि नेत्रदान में कॉर्निया का दान किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसका दान किया जाता है? तो कॉर्निया का दान किया जाता है नेत्रदान में। और हमारी आँख में जो रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। आता है अपने अगले क्वेश्चन पर, पीतल के घटक क्या हैं? दोस्तों पीतल का जो घटक होता है, पीतल किस किस से मिलकर बना होता है? तो पीतल जो है ये तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। तांबा को पीरियोडिक टेबल में किस रूप में चिन्हित किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसको Cu यानी इसको कॉपर कहा जाता है, तो Cu के रूप में इसको चिन्हित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और जस्ता को किस रूप में चिन्हित किया जाता है फ्रेंड्स? तो जस्ता को Zn के रूप में चिन्हित किया जाता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो दोस्तों इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है और इसका 30 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा कि कॉपर का परमाणु क्रमांक 29 होता है और जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है। पीतल जो बना होता है वो तांबा और जस्ता के मिश्रण से मिलकर बना होता है। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर का क्वेश्चन, समूह 17 यानी वर्ग 17 का सबसे कम अभिक्रियाशील मूल तत्व क्या है? तो दोस्तों पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 17 है उसका सबसे कम अभिक्रियाशील जो तत्व है वो आयोडीन है। तो याद रखिएगा आयोडीन सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है वर्ग 17 का। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है फ्रेंड्स? तो इसका परमाणु क्रमांक जो होता है वो 53 होता है, उसको भी याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि 17वें ग्रुप को पीरियोडिक टेबल में 17वें ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि इसको हैलोजन के नाम से जाना जाता है। जो 17 ग्रुप है उसको हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लास्ट ग्रुप होता है 18वां वर्ग जो होता है हमारा 18वां ग्रुप, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा इसको शून्य गैस या फिर अक्रिय गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, शून्य गैस या फिर अक्रिय गैस के नाम से भी जाना जाता है 18वें ग्रुप को, और 17वें ग्रुप को हैलोजन ग्रुप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर का क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? दोस्तों जो व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है उसके नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि जो व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है उसकी आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना के पीछे बनेगा। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए किस लेंस का यूज़ किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए याद रखिएगा फ्रेंड उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का यूज़ किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स? तो इसको भी याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए, और दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जो व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से पीड़ित होगा उसकी आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, पानी में एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना अनुपात होता है? दोस्तों पानी बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना अनुपात होना चाहिए? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 2:1 होना चाहिए। हाइड्रोजन 2 होना चाहिए और ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? ये हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 होना चाहिए, तभी जाके आपका पानी बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, पानी बनाने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना अनुपात होना चाहिए? तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात जो होगा, हाइड्रोजन का 2 होगा और ऑक्सीजन का 1 होगा, तो इसको याद रखिएगा। और फ्रेंड्स हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो फ्रेंड्स का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसको भी याद रखिएगा। और ऑक्सीजन का कितना होता है? तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है पीरियोडिक टेबल में, तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। तो आता है अपने अगले क्वेश्चन पे 94 नंबर का क्वेश्चन, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो दोस्तों क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है फ्रेंड्स? तो 17 होता है। ये 17वें ग्रुप का होता है यानी हैलोजन ग्रुप का होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है फ्रेंड्स? तो इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है और ये सबसे अधिक क्रियाशील होता है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्य का सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों जो कार्य होता है उसका सूत्र यानी उसका फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन। ठीक है फ्रेंड, बल इंटू विस्थापन कार्य का फॉर्मूला होता है।
जो कार्य होता है, कार्य का फॉर्मूला बल इंटू विस्थापन होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 96 नंबर का क्वेश्चन, हवा के दबाव को क्या कहते हैं? तो दोस्तों हवा के दबाव को वायुमंडलीय दबाव कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। जो हवा का प्रेशर होता है उसको वायुमंडलीय दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। और फिर इसको नापा किस में जाता है? तो याद रखिएगा कि बैरोमीटर के द्वारा इसको नापा जाता है, बैरोमीटर के द्वारा इसको नापा जाता है। वायुमंडलीय दबाव को बैरोमीटर के द्वारा नापा जाता है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि हवा की गति को किस में नापते हैं फ्रेंड्स? तो हवा की गति को एनीमोमीटर की सहायता से नापा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि एनीमोमीटर की सहायता से हवा के गति को नापा जाता है और वायुमंडलीय दबाव को बैरोमीटर की सहायता से नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर का क्वेश्चन, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? दोस्तों खारे पानी में जब पैदा होते हैं पौधे उनको हेलोफाइटा कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। खारे पानी में उगे हुए पौधों को हेलोफाइटा कहा जाता है। और क्या पूछता है फ्रेंड? तो मरुस्थलीय क्षेत्र में, यानी जो डेजर्ट वाले एरिया में उगते हैं पौधे, उनको क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इनको जीरोफाइटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीरोफाइटा कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। और एक और क्वेश्चन पूछता है कि चट्टानों पर उगे पौधों को क्या कहा जाता है? तो चट्टानों पर उगे पौधों को लिथोस्फेयर कहा जाता है, लिथोफाइटा। ठीक है फ्रेंड्स, लिथोफाइटा कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा कि खारे पानी में उगे हुए पौधों को हेलोफाइटा कहा जाता है और डेजर्ट यानी मरुस्थलीय क्षेत्र में उगे हुए पौधों को जीरोफाइटा कहा जाता है और चट्टानों पर उगे हुए पौधों को लिथोफाइटा कहा जाता है। तो ये तीनों याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर का क्वेश्चन, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों जो बुझा हुआ चूना होता है उसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसको याद रखिएगा। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा इसका जो सूत्र होता है फॉर्मूला CaOH2 होता है। ठीक है फ्रेंड, CaOH2 इसका फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र जो होता है CaOH2 होता है और रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं के बीच के आकर्षण बल को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स दो वस्तुओं के बीच का जो आकर्षण बल लगता है, जो ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो उसको कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है फ्रेंड्स, गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। दो वस्तुओं के बीच के आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। और सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल दिया किसने था फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा कि न्यूटन ने सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण बल की थ्योरी दी थी। ठीक है फ्रेंड, गुरुत्वाकर्षण बल की थ्योरी सबसे पहले किसने दी थी? तो न्यूटन ने दी थी, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं उसे फोकस कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको क्या कहा जाता है इस बिंदु को? तो इसको फोकस कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसे फोकस कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के हमारे क्वेश्चन कवर हो गए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, और बेल आइकन को टैप करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की खबर आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।